आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मंत्री परिषद का गठन व शक्ति। पीछे इसमें हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा, कार्यपालिका के बारे में पढ़ा। अब हम देखें कि मंत्री परिषद देश का गठन है कैसे किया जाता है, संविधान के द्वारा इसको क्या शक्तियां प्रदान की। तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अंदर किसका प्रावधान किया है? हमारा जो संविधान है मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान है कि अगर भारत में शासन करने के लिए एक सर्वोच्च इकाई जिसको हम कह सकते हैं, या भारत की शासन व्यवस्था का हृदय जिसको हमें कह सकते हैं, वो है मंत्री परिषद। तो अनुच्छेद 74 के अंदर मंत्री परिषद का प्रावधान है। अब हम देखें कि मंत्री परिषद के गठन की जो प्रक्रिया है, जिसके तहत हम देखें कि मंत्री परिषद का सर्वोच्च जो नेता होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि इसी के दिशा निर्देश में मंत्री परिषद है वो अपने कार्यों को संपादित करती है। तो मंत्री परिषद के गठन में सबसे पहले हम देखें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अंदर क्या प्रावधान किया गया है? मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि हम देखें कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसके तहत हम देखें कि संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अगर वास्तविक दृष्टि से हम देखें तो शासन की समस्त जो शक्तियां हैं उनका उपयोग कौन कर रहा है? मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री कर रहा है। तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अंदर क्या प्रावधान किया गया? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। नियुक्ति की जो व्यवस्था होती है, जैसे पीछे मैंने आपको बताया, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को साधारणतः राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। विशेष परिस्थितियों में जब किसी लोकसभा में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वो अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेता है। तो पहला हमारा जो टॉपिक था वो था प्रधानमंत्री की। अब हम देखें कि प्रधानमंत्री जो देश का वास्तविक शासन है या फिर राष्ट्रपति की शक्तियों का उपयोग करता है, तो अपने कार्यों को सही ढंग से संपादित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया जाता है? मंत्रियों का चयन किया जाता है। अब हम देखें कि मंत्रियों की नियुक्ति संविधान की अगर हम बात करें कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन उनका चयन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाता है, जिनको राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में नियुक्त करता है। तीसरा जो टॉपिक है मंत्रियों में कार्य विभाग। अब जो मंत्री परिषद बनाई जाती है तो उसमें हम देखें कि प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों का चयन किया गया। अधिकतम हम देखें 15%। मंत्री परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? 15% सदस्य हो सकते हैं। तो हर व्यक्ति को मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया जाता। अब जिन 15% लोगों को प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में शामिल करता है तो उनके मध्य वो क्या करता है? कार्य का विभाजन करता है। मतलब अलग अलग विभाग है, उनकी वो जिम्मेदारी देता है। किसी को कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाता है, किसी को वो राज्य स्तर का मंत्री बनाता है, किसी को वो उप मंत्री बनाता है, किसी को वित्त विभाग दिया जाता है, किसी को रक्षा, मतलब जितने भी अलग अलग विभाग हैं या उनका जो कार्य है उसका जो विभाजन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यता। अब हम देखें कि मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए क्या होता है? संसद के किसी सदन का वो सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्य सभा से हो, उसको प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में शामिल करता है। या फिर प्रधानमंत्री किसी अन्य व्यक्ति को भी मंत्री परिषद में शामिल कर सकता है जो संसद का सदस्य ना हो, लेकिन उसके लिए प्रावधान क्या है? उसको 6 माह के अंदर 6 महीने में क्या करना होगा? संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्य सभा। अगर वो 6 माह में संसद का सदस्य बन जाता है तो वो अपने पद पर बना रह सकता है, अन्यथा 6 माह के बाद उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं, वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए,
उसके साथ साथ अगर वो सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह के अंदर संसद की योग्यता को हासिल करना पड़ता है। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। अब हम देखें कि संविधान के अनुसार मंत्री है उनको शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा जिन्हें नामों को प्रस्तावित किया जाता है या जिन्हें लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, संविधान के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है? मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको नियुक्त करता है। उसके सामने वो शपथ लेते हैं। संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके अनुसार मैं अपने कार्य को जिम्मेवारी से पूरा करूंगा। मंत्रियों का कार्यकाल। अब हम देखें कि मंत्री परिषद का कार्यकाल क्या है? जैसे हमने संसद के बारे में पढ़ा था, मतलब जब तक संसद के अंदर उनको बहुमत प्राप्त होता है लोकसभा के अंदर, तब तक ही क्या है? मंत्री परिषद वो अस्तित्व में रहती। तो संविधान के अनुसार 5 वर्ष क्या है? इनका कार्यकाल निर्धारित है क्या है? अगर लोकसभा में इनको बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो मंत्री परिषद वो क्या रहती है? समय से पूर्व भी भंग हो सकती है। तो संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो मंत्री परिषद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से निर्धारित है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। और संविधान के अनुसार इसको समय से पूर्व भंग करने का जो अधिकार है वो अगर प्रधानमंत्री सिफारिश से करे मुझे लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है या सरकार है वो अलग मत में है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति है वो समय से पूर्व भी इनको भंग कर सकते हैं। मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते। अब भारतीय संविधान के अनुसार समय समय पर हम देखें कि संसद के द्वारा क्या किया जाता है? इनके वेतन भत्ते वो निर्धारित किए जाते हैं। उसके साथ साथ हम देखें रहने के लिए निःशुल्क आवास इनको दिया जाता है, बिजली पानी जैसी जो सुविधाएं हैं वो इनको निःशुल्क मिलती है। उसके साथ साथ हम देखें कि जो सांसद निधि होती है उसके तहत भी इनको सरकार के द्वारा अपने क्षेत्रों के अंदर विकास कार्यों के लिए राशि वो आवंटित की जाती है। मंत्रियों की श्रेणियां। अब हम देखें मंत्री परिषद है तो इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 3। एक को हम क्या कहते हैं? जिसको हम कैबिनेट स्तर कहते हैं, जो अपने विभाग के मुखिया होते हैं। जैसे वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, गृह विभाग है। मतलब कहने का अर्थ है कि वो अपने विभाग का क्या है? स्वतंत्र है, सर्वोच्च है। उस विभाग की पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है। दूसरे जो मंत्री होते हैं जिनको हमें कैबिनेट स्तर के बाद के जो मंत्री होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? राज्य मंत्री कहते हैं, जिनके पास है इनके अधीन रहकर काम करते हैं। छोटे मोटे जो विभाग है वो इनको दिए जाते हैं। तीसरे जो स्तर है उसको क्या कहा जाता है? उपमंत्री। तो सर्वोच्च कौन से हो गई? कैबिनेट, राज्य कैबिनेट व उप के बीच के और उप मतलब जो इन दोनों के अधीन रहकर काम करते हैं, कैबिनेट या राज्य मंत्री के कार्यों में वो सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मंत्री की 3 श्रेणियां बनाई। कैबिनेट है वो सर्वोच्च स्तर है या जिसको भारत के शासन का कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं, जबकि ये जो मंत्री होते हैं वो इनके कार्यों में सहयोग करते हैं। कभी कभार हम देखें राज्य मंत्री हैं उनको भी कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन जिस विभाग के मंत्री होते हैं अगर उस विभाग से संबंधित कोई मुद्दा होता है तो प्रधानमंत्री इन मंत्रियों को भी उसमें आमंत्रित कर सकता है। तो ये मंत्री परिषद का गठन अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्री परिषद का गठन होता है। 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अब हम देखें मंत्री परिषद की शक्तियां। अब अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे शासन की सर्वोच्च जो इकाई है किसको माना गया? मंत्री परिषद को माना गया। या एक प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं? भारत के शासन व्यवस्था का हृदय भी इसको हमें कहते हैं, क्योंकि जो भी निर्णय होते हैं समस्त निर्णय वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? मंत्री परिषद के द्वारा लिए जाते हैं। चाहे वो राष्ट्र की नीति निर्धारण से संबंधित हो, चाहे वो विधि निर्माण से संबंधित हो, चाहे वो आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय जो शासन व्यवस्था उससे संबंधित हो, दूसरे देशों के साथ हमारे कैसे वैदेशिक संबंध होने चाहिए, या फिर हम देखें जितने भी बड़े स्तर की नियुक्तियां जैसे
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। लेकिन वो समस्त नियुक्तियां राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं? मंत्रिपरिषद को भारत की शासन व्यवस्था की हम सर्वोच्च इकाई कह सकते हैं। तो अगर मंत्रिपरिषद की शक्तियों की हम बात करें तो सबसे पहला कार्य या पहली शक्ति इसकी क्या होती है? राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। दूसरा, कार्यपालिका के ऊपर इसका सर्वोच्च नियंत्रण होता है। कानून निर्माण के ऊपर भी मंत्रिपरिषद का नियंत्रण होता है। वित्तीय क्षेत्र में हम देखें, बजट है, आय व्यय का लेखा जोखा है, वो भी मंत्रिपरिषद की देखरेख में वित्त मंत्री तैयार करता है। दूसरे देशों के साथ हमारे जो वैदेशिक संबंध है वो कैसे होने चाहिए, वो सब किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्धारित की जाती है। डेमोक्रेसी के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी जो नियुक्ति है, दूसरे देशों में हमारे जो राजदूत हैं, राज्यपाल हैं, न्यायाधीश है, इन सब की जो नियुक्ति है वो भी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय नीति को निर्धारित करना। अब हम देखें कि एक राष्ट्र को चलाने के लिए क्या नीतियां होनी चाहिए, क्या निर्णय होने चाहिए, किस प्रकार एक अच्छा शासन दिया जा सके। ये सारे जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा की जाती है? मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है। और मंत्रिपरिषद ही वास्तविक दृष्टि से क्या करती है? राष्ट्र की नीति को निर्धारित करती है। देश को कैसे चलाना है, आंतरिक व्यवस्था को कैसे स्थापित करना है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमें कैसे संबंध रखने हैं, कानून निर्माण पर नियंत्रण। अब हम देखें विधि निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन शासन की सर्वोच्च जो इकाई है वो मंत्रिपरिषद है। तो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? या मंत्रिपरिषद है वो क्या है? वास्तविक दृष्टि से जो कानून निर्माण है उनके ऊपर भी नियंत्रण रखती है, क्योंकि इसी की देखरेख में सारे निर्णय वो लिए जाते हैं। कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। अब हम देखें कार्यपालिका, इस संविधान के अनुसार हम देखें कि हमारी कार्यपालिका की समस्त शक्तियां वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो उसके ऊपर सर्वोच्च नियंत्रण किसका है? मंत्रिपरिषद का है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर क्या कर रहा है? राष्ट्रपति उन शक्तियों का उपयोग कर रहा है। या वास्तविक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कार्यपालिका के ऊपर मंत्रिपरिषद का सर्वोच्च नियंत्रण है वो पाया जाता है। वित्तीय क्षेत्र में हम देखें, वित्तीय जो क्षेत्र है उसके ऊपर भी किसका नियंत्रण है? मंत्रिपरिषद का नियंत्रण। जैसे हम देखें वित्त मंत्री के द्वारा प्रतिवर्ष आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है, बजट रखा जाता है। वैदेशिक संबंध भी दूसरे देशों के साथ, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, जो भी संबंध है, समझौते हैं, वो सब किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नियुक्ति संबंधी कार्य, अब हम देखें कि प्रशासन को चलाने के लिए जितने भी बड़े स्तर की नियुक्तियां हैं वो नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह पर करता है? उनके नाम जो प्रस्तावित है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। जैसे जितने भी राज्यों के राज्यपाल हैं, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इन जो सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं, या फिर दूसरे देशों के अंदर हमारे राजदूत हैं, या अन्य जितने भी बड़े स्तर के नियुक्तियां हैं वो सब नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? मंत्रिपरिषद के द्वारा की जा सकती है। उसके साथ साथ हम देखें मंत्रिपरिषद वो क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब उसमें जितने भी मंत्री शामिल है तो किसी एक विभाग में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसके लिए वो सिर्फ वो विभाग जिम्मेदार नहीं होता या वो मंत्री जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि पूरा मंत्रिपरिषद है वो उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो मतलब भारतीय जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये थे मंत्रिपरिषद का गठन, उसके द्वारा की जाने वाली शक्तियों का उपयोग।